न्याजी की सरबराही में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होता है। मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा जावेद हाशमी इस ऑपरेशन के चश्मदीद गवाह हैं। तारीख से हटके जो हमने खुद देखा तो वो काश हमारी आंखें ना देखती। जनरल न्याजी साहब थे, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई और वो वहाँ पे वही बड़के लगा रहे थे। तो वहाँ पे बंगालियों की लाशें पड़ी थी, कुत्ते खा रहे थे, उनकी आंतें गिद्धों को मैंने अपनी आंखों से देखा, उनके पेटों से आंतें खींच के खाते हुए गल सड़ रही थी लाशें। जो इस तरह के वाक़यात हो रहे थे तो उसके अंदर जो है वो आज भी शर्म से उसको बयान नहीं किया जा सकता। मशरकी पाकिस्तान से अनगिनत लोग इंडिया के सरहदी इलाकों में हिजरत कर गए। हालात की नज़ाकत को देखते हुए भारत ने इसका भरपूर फायदा उठाया। भारत ने न सिर्फ हिजरत करके आने वाले कई अफराद को अस्करी तरबियत फराहम की, बल्कि मुक्ति बहानी जैसी शिद्दत पसंद तंजीम की भरपूर मदद की। आखिरकार भारतीय फौज ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। जंग बहुत जल्द शिद्दत इख्तियार कर गई और ज्यादा तगदो के बगैर भारतीय फौज ने मुकम्मल गलबा हासिल कर लिया। कमांडर इन चीफ तो याया खान था, उसका नंबर 2 इधर जनरल हमीद था। ये जो वहाँ मिलिट्री ऑपरेशन हुआ है, इसका जो स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया गया है वो साहिबजादा याकूब ने बनाया था, जो बाद में पता नहीं कितनी दफ़े आपके वजीर खारजा रहे हैं। और जब उनको कहा कि आप इस पे अमल दरामद करो तो 4 दिन के बाद बकरी हो गए। असल में जी वहाँ पे अगर आप देखें, जैसे हमारे वो जो फौजी थे वो बहुत थोड़े थे, वहाँ पे सब तरफ से घिरे हुए थे इंडिया की फोर्सेस से। उस वक़्त की फ़ौज का फ़र्ज़ ही था कि उसके जर्नैल भी जंग लड़ते और आखिर लम्हे तक लड़ते। हमें कहा जा रहा था कि अब जब हम फतह कर रहे हैं और आखिरी हमारी फतह होगी। एक नियाजी था, वो काबिल नफ़रत आदमी था, सारे पाकिस्तानी उससे नफ़रत करते थे। फौजी लिहाज से सिर्फ आप देखें तो एक नामुमकिन टास्क था। यूरोप जितना फासला था हमसे, आबादी आपके ख़िलाफ़ थी, हिंदुस्तान से फ़ायदा उठाना चाहता था और हम समझा हम फतह कर लेंगे वहाँ। साबिका मशरक़ी पाकिस्तान में फौजी ऑपरेशन और बाद में होने वाले वाक़यात की तहकीकात के लिए जस्टिस हमूदुर रहमान की सरबराही में एक कमीशन तश्कील दिया गया। हज़ार बहस व मुबाहिसे के बावजूद तकरीबन 25 बरस से ज़ायद अरसे तक किसी हुकूमत को ये रिपोर्ट शाया करने की हिम्मत ना हो सकी। हर फौजी और हर जमहूरी हुकूमत ने इस मामले में टाल मटोल से काम लिया। भारत में इसकी इशाअत के बाद इसे पाकिस्तान में शाया किया गया। 30-35 साल बाद हमूदुर रहमान कमीशन मंजर आम पर आई और फिर जाके माफ़ी मांगी गई। तो मशरक़ी यानी बांग्लादेश के लोगों से सदर परवेज़ मुशर्रफ ने जाकर माफ़ी मांगी। इसका मतलब यह है कि हम माफ़ी इसलिए मांग रहे हैं कि हमने ज़्यादती की थी। ये बात तय हो गई तारीख में। जब आप कमीशन बनाते हैं तो कमीशन की रिकमेंडेशन पे कुछ तो अमल करें ताकि आइंदा ये वाक़यात ना हो। उस कमीशन की रिपोर्ट पे कोई अमल नहीं हुआ। याया खान डाइड इन हिज बेड। जहाँ तक जनरल न्याजी का तल्लुक़ था, वो लाहौर में सड़कों पर नजर आता फिरता था। तो यानी कि ये जो किरदार थे आधा मुल्क तोड़ने के, उनका कोई एहतसाब ही नहीं हुआ। पाकिस्तान में सियासतदानों का एहतसाब होता रहा, जर्नलों का कभी नहीं हुआ। मुझे जी हमूदुर रहमान साहब का ख़त आया, पेश हुआ उनके सामने, तो मुझे उनने हमूदुर रहमान साहब ने कहा कि आपने हमें ख़त लिखा है कि आपको टर्म्स ऑफ रेफरेंस गलत है। क्या होने चाहिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस आपके ख्याल में?
मेरे का सवाल ये होना चाहिए कि क्या ये साजिश थी, मशरक़ी पाकिस्तान के हकूक़ क्यों नहीं दिए गए, वो सियासी अवामिल क्या थे जिसकी वजह से मशरक़ी पाकिस्तान की ये पोजीशन ली, और इसमें किसका कसूर था। आज हमारे स्टूडेंट्स को मालूम ही नहीं है कि बंगाल में हुआ क्या था। एक लाइन लिखते हैं, उधर जंग हुई, दरमियान में हिंदुस्तान आया और बांग्लादेश चला गया। हमारे नौजवान को के कोर्सेज़ में हमारे बच्चों को मालूम ही नहीं है कि उनका तारीख़ क्या है। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा बड़ी बदकिस्मती और क्या हो सकती है कि आपका अपना मुल्क दौलत होता है और उसकी तहकीकात तक नहीं होती है। अब सोचना यह है कि मुल्क की मौजूदा माशी और सियासी सूरत हाल में पुराने रवैयों को दोहराना सूदमंद होगा या नहीं। कोई दानिश्वर या नक्काद ये बात वसूख के साथ बयान नहीं कर सकता कि क्या इस वक्त सूबों और मरकज के बीच वो ताल्लुक मौजूद है जो मुस्तकबिल में किसी मजबूत और मुत्तहदा पाकिस्तान की जमानत दे सके। लेकिन शायद हम सब आज भी अंदाजों, तज्जियों पर तकिया किए हुए हैं।